नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सोशल व्यूज़ विद डॉक्टर दिनेश चंद्र खंडेलवाल में आपका स्वागत है। मेरे YouTube चैनल पर आपको सामाजिक महत्व के, राष्ट्रीय महत्व के, प्रेरणात्मक और समाजशास्त्र विषय से संबंधित वीडियो देखने में आते हैं। मेरा अनुरोध है कि आपने यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम भारतीय जनजातियों में विवाह के प्रचलित मुख्य स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। सभ्य समाजों में सामान्यतः एक प्रकार का एक विवाह देखने में आता है, धार्मिक समूहों को छोड़कर। धार्मिक आधारों पर यदि कहीं एक से अधिक विवाह की आज्ञा प्राप्त है तो वहाँ एक से अधिक विवाह भी कभी कभी देखने में आते हैं। परंतु जनजातीय समूह एक ऐसा समूह है जिसमें भारतवर्ष में अनेक प्रकार के विवाह देखने में आते हैं, उसमें एक विवाह भी शामिल है। तो जो प्रमुख विवाह के स्वरूप मुख्य रूप से जनजातियों में प्रचलित हैं, उनमें एक विवाह, बहुविवाह। बहुविवाह के अंतर्गत बहुपति विवाह और बहुपत्नी विवाह। बहुपति विवाह के अंतर्गत भ्राता संबंधी बहुपति विवाह और अभ्राता संबंधी बहुपति विवाह। अभ्राता संबंधी बहुपति विवाह के भी दो भाग हैं, पितृपक्षीय बहुपति विवाह और मातृपक्षीय बहुपति विवाह। बहुपत्नी विवाह, बहुपत्नी विवाह के भी तीन प्रकार हैं, सीमित बहुपत्नी विवाह, असीमित बहुपत्नी विवाह और द्विबहुपत्नी विवाह। जनजातियों में वैवाहिक संबंधों में कुछ विशेष संबंधियों के मध्य विवाह संबंध स्थापित करने को प्रधानता प्रदान की जाती है, प्रमुखता प्रदान की जाती है, और ऐसे विवाह को अधिमान्यता प्राप्त विवाह कहते हैं। इसके तीन प्रकार हैं, देवर विवाह, साली विवाह और ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह। इसके अंतर्गत जो देवर विवाह है, देवर विवाह के भी तीन भाग हैं, कनिष्ठ देवर विवाह, ज्येष्ठ देवर विवाह और पूर्णतः देवर विवाह। साली विवाह के दो भाग हैं, सीमित साली विवाह और समकालीन साली विवाह। ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह जो है उसके अनेक प्रकार हैं, बुआ के लड़के और लड़की से विवाह, मामा के लड़के और लड़की से विवाह, मौसी के लड़के और लड़की से विवाह, काका के लड़की और लड़की से विवाह। एक दो विशेष प्रकार के विवाह और देखने में आते हैं, पितामह और पोत्री में विवाह, दादा और पोती, और सास और दामाद में विवाह। इनके बारे में हम अब आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। एक विवाह का वह प्रकार है जिसमें एक पुरुष की एक समय में एक पत्नी होती है या एक पत्नी का एक पति होता है। ये विवाह जो है वह उच्चतम प्रकार का विवाह है। इसमें स्नेह और सौहार्द की भावना प्रबलता से पाई जाती है, प्रमुखता से पाई जाती है। मेलिनोवस्की ने इस विवाह पद्धति को सर्वश्रेष्ठ विवाह पद्धति माना है। विवाह का यह सर्वाधिक प्रचलित और सम्मानित रूप भी है। जनजातियों में एक विवाह का प्रचलन कम पाया जाता है। केरल में कदार जनजाति, आसाम की खासी, बिहार की संथाल जनजातियों में एक विवाह का प्रचलन देखने में आता है। बहुविवाह विवाह का वह स्वरूप है जिसमें एक समय में एक पुरुष की एक से अधिक पत्नियां या एक स्त्री के एक से अधिक पति होते हैं। इस प्रकार से इसके दो रूप देखने में आते हैं, बहुपति विवाह और बहुपत्नी विवाह। बहुपति विवाह ऐसा विवाह जिसमें एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक और अनेक पति होते हैं। माइकेल के अनुसार एक स्त्री द्वारा अपने पति के जीवित होते हुए अन्य पुरुषों से भी विवाह करना अथवा एक समय में दो या अधिक पुरुषों से विवाह करना बहुपति विवाह कहलाता है। यह पद्धति पत्नी को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, किंतु उस स्त्री के स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत हानिकारक, बहुत घातक है। कुछ व्यक्तियों का विचार है कि विवाह की यह प्रथा जनजातियों की विशेषता नहीं है, बल्कि यह परंपरागत हिंदू संस्कृति का एक उपलक्षण है, और इसके प्रमाण के रूप में वह महाभारत काल में द्रौपदी के 5 पांडवों से विवाह का उदाहरण देते हैं। जनजातियों में बहुविवाह के
जो प्रचलन है, बहुपति विवाह का जो प्रचलन है, उसका प्रमुख कारण है जनजातियों में स्त्रियों की संख्या कम पाई जाती है। वो गरीब होते हैं, निर्धन होते हैं, इसलिए सामूहिक रूप से मिलकर उस स्त्री का जीवन निर्वाह करना, पालन पोषण करना, बच्चों को बड़ा करना सामूहिक रूप से मिलकर करते हैं, सामूहिक दायित्व हो जाता है। कुछ जनजातियों में वधु मूल्य पाया जाता है और वधु मूल्य की अधिकता होने के कारण भी वे मिलकर वधु मूल्य इकट्ठा करते हैं और किसी एक स्त्री से विवाह कर लेते हैं। पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन बहुत उत्तरदायी है इसका बहुपति विवाह के लिए, और संयुक्त परिवार भी इसके लिए उत्तरदायी है। संयुक्त परिवार का तात्पर्य है कि जनजातियां एक स्थान पर अपने इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो जो रहती हैं वहीं रहना पसंद करती हैं, कहीं बाहर जाना पसंद नहीं करती, और इसलिए वो सामूहिकता की भावना के आधार पर एक स्त्री के साथ अनेक पुरुष मिलकर विवाह कर लेते हैं। जिन जनजातियों में यह प्रथा पाई जाती है उनमें टोडा, खस, तियान, कोट, कुसुम्ब आदि शामिल हैं। उराव एवं संथाल जनजाति कुछ समय पूर्व तक बहुपति विवाही जनजाति थी, लेकिन आज ये भ्राता संबंधी बहुपति विवाही जनजातियां अब बहुपतित्व को छोड़ चुकी हैं। भारत में कुछ समय पूर्व तक बहुपति विवाह की प्रथा बहुत सी जनजातियों में प्रचलित थी, लेकिन सभ्य समाजों से हो रहा उनका संपर्क और शिक्षा का प्रसार, ये दो प्रमुख कारण हैं जो बहुपति विवाह या बहुविवाह को रोकने में अपनी प्रमुख भूमिका अदा कर रहे हैं। ये बहुपति विवाह जो है, इसके हमने पहले भी चर्चा की थी, 4 प्रकार होते हैं, देखने में आते हैं। भ्राता संबंधी बहुपति विवाह, अभ्राता संबंधी बहुपति विवाह। इसमें 2 बात और हैं, पितृपक्षीय और मातृपक्षीय। जो भ्राता संबंधी बहुपति विवाह है उसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक भाई मिलकर किसी एक स्त्री से विवाह करते हैं। सभी का उस स्त्री पर सामूहिक अधिकार होता है, वह सामूहिक रूप से अपनी यौन इच्छा, संभोग, शारीरिक इच्छा की पूर्ति उस स्त्री के माध्यम से करते हैं। टोडा जनजाति में सबसे बड़ा भाई एक स्त्री से विवाह करता है और अन्य जो भाई होते हैं वो स्वतः उस स्त्री के पति मान लिए जाते हैं। यहाँ तक कि विवाह के बाद यदि उस पुरुष का कोई भाई उत्पन्न होता है तो वह भी स्वतः उस स्त्री का पति होता है। संतान का जन्म होने पर सभी भाई बच्चे के पिता होते हैं, माने जाते हैं, परंतु सामाजिक संस्कारों का संपादन केवल बड़े भाई के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के विवाह में सभी भाई साथ साथ रहते हैं। इससे पैतृक संपत्ति का, जो भी उनके पास छोटे मोटे संसाधन है, उनका विभाजन नहीं होता। सामान्यतः बहुपति विवाह की प्रथा मात्र सत्तात्मक जनजातियों में पाई जाती है। यह आवश्यक नहीं है कि परिवार में सभी भाइयों की केवल एक ही पत्नी हो। कभी कभी इनकी संख्या 2 या 2 से अधिक भी हो सकती है, और ऐसी स्थिति में सभी भाइयों का सभी पत्नियों पर सामूहिक समान अधिकार होता है। नीलगिरी की टोडा, उत्तर प्रदेश की जोनसार बाबर एवं तिब्बत की कुछ जनजातियां, असम, कश्मीर की कुछ जनजातियों में इस प्रकार के विवाह देखने में आते हैं। अभ्राता संबंधी बहुपति विवाह, इस प्रकार के विवाह में एक स्त्री के जो 1 से अधिक पति होते हैं वह आपस में भाई भाई नहीं होते। सभी पति अलग अलग स्थानों पर निवास करते हैं। पत्नी बारी बारी से समान अवधि के लिए अपने प्रत्येक पति के पास जाकर रहती है। जिस अवधि में स्त्री एक पति के साथ रहती है तब अन्य पतियों को उसके साथ सहवास, शारीरिक इच्छा पूर्ण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। बच्चे का जन्म होने पर पितृत्व का निर्धारण सामाजिक विधियों, सांस्कृतिक विधियों, विशेष अनुष्ठान आदि के माध्यम से किया जाता है, और उस अनुष्ठान के माध्यम से जो पिता निर्धारित होता है बालक का सामाजिक पिता भी कहलाता है, जबकि हो सकता है वह बालक का प्राणी शास्त्रीय पिता ना हो। नायर, कोटा, टोडा जनजातियों में इस प्रकार के विवाह देखने में आते हैं। पितृपक्षीय बहुपति विवाह, इसका तात्पर्य यह है कि पत्नी पति के सामूहिक निवास स्थान पर रहती है और बारी बारी से पतियों के निवास पर जाती है। टोडा एवं खस जनजाति में इसका प्रचलन है। कहने का तात्पर्य है कि पत्नी पति के जो सामूहिक निवास है उस स्थान पर रहती है और बारी बारी से वह अपने पतियों के पास जाकर रहती है। मातृपक्षीय बहुपति विवाह, स्त्री अपने माँ के यहाँ निवास करती है, माँ के घर पर ही रहती है और पति बारी बारी से आकर उसके साथ रहते हैं।
मातृवंशी नायरों में इस प्रकार के बहुपति विवाह देखने में आते हैं। बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी विवाह विवाह का वह प्रकार है जिसमें एक पुरुष की एक समय में एक से अधिक और अनेक पत्नियां होती हैं। अर्थव्यवस्था के विकास, परिवार में पुरुष प्रधानता की भावना, प्रतिष्ठा की दृष्टि से अनेक स्त्रियों के साथ विवाह का प्रारंभ हुआ। बहुपत्नी विवाह का रूप सभी समाजों में समान नहीं होता। कुछ संस्कृतियों में समाज के सभी सदस्यों को बहुपत्नीत्व का अधिकार होता है। इसके विपरीत कुछ संस्कृतियों में यह अधिकार उनको ही प्राप्त होता है जिनकी सामाजिक स्थिति ऊंची हो या जो धनवान हो। भारत की बेगा जनजाति में केवल कुछ गोत्रों के व्यक्तियों को ही बहुपत्नी का अधिकार प्राप्त है। नागा, बेगा, खस, टोडा, हो, अगरिया, पनिका, निषाद जनजातियों में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन देखने में आता है। बहुपत्नी विवाह के 3 प्रकार हैं: सीमित बहुपत्नी विवाह, असीमित बहुपत्नी विवाह और द्विपत्नी विवाह। सीमित बहुपत्नी विवाह का तात्पर्य है कि एक पत्नी के मृत होने पर ही दूसरी स्त्री से विवाह करने की अनुमति दी जाती है, यानी कि एक पत्नी के होते हुए कोई पुरुष दूसरी पत्नी के साथ, दूसरी स्त्री के साथ विवाह नहीं कर सकता। दूसरा प्रकार है असीमित बहुपत्नी विवाह। स्त्री के बांझ होने पर या समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह किया जा सकता है। संतानोत्पत्ति का जहाँ बहुत महत्व होता है, वहाँ स्त्रियों के बांझ होने पर, अगली पीढ़ी का जन्म ना होने पर दूसरी स्त्री से विवाह करने की आज्ञा बहुत आसानी से सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से प्राप्त हो जाती है। द्विपत्नी विवाह विवाह का वह प्रकार है जिसमें एक पुरुष 2 स्त्रियों से विवाह करता है। बेंगा, गोंड, भील, भारिया, सहरिया, थोबा जनजातियों में इस प्रकार के विवाह का प्रचलन है। अधिमान्यता प्राप्त विवाह। यह विवाह वह विवाह है जिसको जनजातियों में प्रमुखता प्रदान की जाती है। ऐसा विवाह करना उनके द्वारा सामाजिक रूप से मान्य है, स्वीकृत है। और इस प्रकार के विवाह में सामान्यतः रक्त संबंधियों के मध्य ही विवाह हो जाता है। ऐसा विवाह जो विवाहित युगल के संबंधियों के मध्य ही होता है। इसके 2 भाग हैं, देवर विवाह और साली विवाह। देवर विवाह जब विवाहित स्त्री अपने पति के छोटे भाई से विवाह कर लेती है तो उसे देवर विवाह कहते हैं। इस विवाह के 3 भाग हैं: कनिष्ठ देवर विवाह, ज्येष्ठ देवर विवाह और पूर्णता देवर विवाह। कनिष्ठ देवर विवाह बड़े भाई की मृत्यु के बाद छोटा भाई अपने भाभी से विवाह कर लेता है और इस प्रकार के विवाह में छोटा भाई बड़े भाई का स्थानापन्न उत्तराधिकारी माना जाता है। ज्येष्ठ देवर विवाह बड़ा भाई छोटे भाई की मृत्यु के पश्चात छोटे भाई की पत्नी के साथ विवाह कर लेता है। टोडा, रियान, खस, कोटा जनजातियों में इस प्रकार के विवाह का प्रचलन है। पूर्णता देवर विवाह, इस विवाह में ये माना जाता है कि छोटा भाई किसी दिन बड़े भाई की पत्नी का उत्तराधिकारी होगा, इसलिए बड़े भाई का विवाह होने पर छोटे भाई को भी उस स्त्री का पति मान लिया जाता है। इस अवस्था में बड़े भाई के जीवन काल में ही छोटा भाई अपनी भाभी का पति बन जाता है। साली विवाह, इस प्रकार के विवाह में पुरुष अपनी पत्नी की बहन के साथ विवाह करता है। इसके 2 रूप हैं: सीमित साली विवाह, समकालीन साली विवाह। सीमित साली विवाह पुरुष अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी छोटी बहन से विवाह करता है, ये सीमित साली विवाह है। समकालीन साली विवाह बड़ी बहन के विवाह के बाद उसकी सभी छोटी बहन भी गुप्त रूप से उस पुरुष की पत्नी बन जाती है, मान ली जाती है। ममेरे और फुफेरे भाई बहनों का विवाह, बुआ के लड़के या लड़की से विवाह, मामा के लड़के या लड़की से विवाह, मौसी के लड़के या लड़की से विवाह, काके के लड़के या लड़की से विवाह, ममेरे फुफेरे भाई बहनों के विवाह के अंतर्गत शामिल है। इस प्रकार के विवाह भारत की कई जनजातियों में होते हैं। गोंड जनजाति में ममेरे और फुफेरे भाई बहनों के मध्य विवाह अनिवार्य होते हैं। इनमें इस प्रकार के विवाह को दूध लोटावा कहते हैं। यह विवाह खरिया, कादार, खारी और ओराक जनजातियों में भी पाए जाते हैं। खासी जनजाति में इस प्रकार के विवाह
पिता की मृत्यु के बाद ही हो सकते हैं। आसाम की गारो जनजाति में किसी व्यक्ति की सबसे छोटी लड़की को नोकना कहते हैं। नोकना से विवाह करने का अधिकार केवल लड़की के मामा के लड़के को ही होता है। कुकी जनजाति में भी इस प्रकार के ममेरे भाई बहनों के मध्य विवाह होता है। एक और विवाह का जो प्रकार है वो है पितामह और पुत्री में विवाह। हालांकि नियमानुसार पितामह और पौत्री में, दादा और पोती में परस्पर विवाह नहीं होना चाहिए, परंतु गोंड और कमार जनजातियों में इस प्रकार के विवाह उचित माने जाते हैं। लशाई पर्वत निवासी लाखेर जनजाति में कोई पुरुष विधवा सौतेली माँ अथवा विधवा पुत्र वधू से भी विवाह कर सकता है। सास दामाद के मध्य विवाह कुछ जनजातियों में संपत्ति के विभाजन को रोकने के लिए सास और दामाद के मध्य विवाह प्रचलित है। गारो जनजाति में दामाद को अपनी विधवा सास से पुनः विवाह करना पड़ता है, क्योंकि पारिवारिक संपत्ति का जो मालिकाना हक है वो उस स्त्री के पास होता है। ऐसा उसकी पुत्री का हित सुरक्षित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि माँ की मृत्यु के पश्चात उस संपत्ति की उत्तराधिकारी उसकी पुत्री ही होती है। यदि विधवा माँ किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह कर ले तो हो सकता है कि वह उसे अपनी संपत्ति ना दे, वो पुरुष जिससे उसने शादी की है वो उसे बहका दे और इस प्रकार वह लड़की अपनी संपत्ति से वंचित रह जाए। इसलिए जो धन संबंधी अधिकार है उसको सुरक्षित करने के लिए इस प्रकार का विवाह गारो जनजाति में देखने में आता है। मेरा विश्वास है कि जनजातियों में विवाह संबंधी यह वीडियो आपके लिए उपयोगी जानकारी लेकर आया होगा। मैं यहाँ ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जनजातियों में विवाह के अनेक प्रकार देखने में आते हैं। एक जनजाति में विवाह के एक से अधिक प्रकार भी देखने में आते हैं। इसलिए मेरे इस वीडियो में यदि आपको कुछ भ्रांति लगती है, आपके मन में कोई क्वेश्चन खड़ा होता है, आपको कोई आपत्ति है, तो मैं पहले से ही उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत धन्यवाद।